हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली आपका ऑडिट का पेपर खत्म हुआ और अब आया EIS-SM। लास्ट सिर्फ दो पेपर बचे हैं और यहाँ पे आज जब आप EIS-SM में आप पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टडी प्लान आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में, और उसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में बता रहा हूँ जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए वो आपको दिया है। चैप्टर 1 को 2 आवर्स इंक्लूडिंग 30 मिनट्स फॉर फ्लो चार्ट, और चैप्टर 2 जो है छोटा चैप्टर है 2 आवर्स। चैप्टर 3 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो चैप्टर पार्ट 3 का पार्ट 2 को जैसा आप देख रहे हो 1.5 आवर्स है, और उससे रिलेटेड जो पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो भी आप जल्दी कर सकते हो। सो 3 आवर्स, चैप्टर 4 को 3 आवर्स और चैप्टर 5 को 2 आवर्स। एडिशनल नोट्स का जो सेक्शन है, मतलब कुछ रिस्क एंड कंट्रोल के बेसिकली जो क्वेश्चन है, रिस्क एंड कंट्रोल के क्वेश्चंस चैप्टर 1 में भी है, 2 में भी है और चैप्टर नंबर 5 में भी है, उसको स्पेसिफिकली 1 आवर। ठीक है। अच्छा, SM के अंदर नॉर्मली चैप्टर 8 और चैप्टर 2 को ज्यादा टाइम जाता है, बाकी जो चैप्टर्स है 1 आवर या 45 मिनट्स में आपका हो जाएगा। ठीक है। तो सर आज क्या करना चाहिए? आज आपको इजी चैप्टर्स लेना चाहिए। बेसिकली मेरे हिसाब से अगर आपकी SM की तैयारी अच्छी है तो आप SM से शुरू करो आज के दिन। और आज का दिन जो 16 तारीख का जो दिन है आज का, वो जिस दिन आप ऑडिट का पेपर दे के आते हो वो अच्छे से यूटिलाइज होना जरूरी है। बाकी बच्चे अगर थक गए तो थकने दो, मगर आपको जो है आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज, मिनिमम 4 to 5 आवर्स आप कोशिश करो कि आप यूटिलाइज करो। और एवरी डे 5 to 6 आवर्स का स्लीप लेना भी बहुत जरूरी है। तो आज मेरे हिसाब से आप SM के इजी चैप्टर्स 1, 3, 4, 6 आप कर सकते हो। मॉर्निंग में आप अपने मतलब प्लानिंग के हिसाब से ये जो है टाइमिंग्स को आप अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जैसे 6 से 2, मतलब आफ्टरनून तक आपके पास अराउंड 7 आवर्स रहेगा। सो चैप्टर 1, 2, 5 और रिस्क एंड कंट्रोल के क्वेश्चन, यानी कि एडिशनल नोट मतलब रिस्क एंड कंट्रोल के क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आफ्टरनून में चैप्टर 3, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर मेरे को चैप्टर 3 पहले करना है, तो आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मॉर्निंग में ले लो और फिर ये बाद में। और शाम को जो है फिर रात को 9 से 12 जो है SM का चैप्टर 7, 8, 2 आपका बच जाता है, वो आपको 18 तारीख की सुबह जो है मॉर्निंग में आपको करना है। फिर आपके पास वापस 8 बजे से 1 बजे तक 4 to 5 आवर्स वापस बचेंगे। तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि EIS को 2 से 3 घंटा और SM को भी 2 to 3 आवर्स आप दे सकते हो। ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न है जिसमें आपका MCQ आएगा। मेरे हिसाब से MCQ आपको सेकेंड आवर में अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले आप जो है कौन सा कौन सा पेपर पहला लिखना है, SM लिखना है कि EIS? मेरे हिसाब से जिसकी आपकी तैयारी अच्छी है पहले डेफिनेटली वही लिखना चाहिए। फर्स्ट आवर से आपका जो स्पीड है अच्छा लिखना चाहिए। और स्टूडेंट का अक्सर ये रहता है सर कंटेंट कितना लिखना है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, किसी में कंटेंट ज्यादा होता है किसी में कम होता है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। एक आपका मीनिंग, कॉन्सेप्ट का मीनिंग, हेड पॉइंट और कंटेंट। कंटेंट 3 से 4, 5 वर्ड्स एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो, क्या, मीनिंग, हेड पॉइंट्स और जो है कंटेंट के 4 से 5 वर्ड्स, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और इसके अलावा ये पेपर ट्रेंड है, मगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना। मगर अगर आप देखो तो EIS का जो है चैप्टर 3 से हमेशा से चैप्टर 3, 5 और 1 काफ़ी टॉप पे रहा है। और सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करो। अगर आपने पहले से सब कुछ पढ़ा है तो इट इज़ बेटर कि आप सारे चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ। SM में मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, SM चैप्टर 8, 7, 6, उस पर जरा ध्यान रखना। और रिसेंटली SM चैप्टर 2 से भी दो दो क्वेश्चन आ गए थे। बाकी तो एवरेज 5 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो 35 मार्क्स का SM का थियोरेटिकल क्वेश्चन और MCQ 15 मार्क का। तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए आपको दिया। और इसके बाद जो है एग्जाम के टाइम पे ठीक है, ये सारी बातें आप जानते हो कि भाई आपको एक प्लान बना लेना है कि फर्स्ट आवर में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेकेंड आवर में MCQs और फिर थर्ड आवर में क्या अटेम्प्ट करना है, तो ये उसको लेके है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से है। जो A+ कैटेगरी, वैसे आपने मेरा लेक्चर बैठा है तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा, लेकिन जैसे कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस
मुझे लगता है ये आज तक पूछा नहीं है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो ऑपरेशनल सपोर्टिंग मैनेजमेंट, कौन कस्टमर से डायरेक्ट रिलेट करता है? ऑपरेशन वाला। और कस्टमर से सपोर्टिंग और मैनेजमेंट रिलेट नहीं करते, तो ओ टू सी, ऑर्डर टू कैश और प्रोक्योर टू पे, ये थोड़े ऑपरेशनल प्रोसेस में आते हैं। विच बिजनेस प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड, ये बेसिकली पिछले एग्जाम में आके गया है, ये ऑटोमेटिंग रिडंडेंस प्रोसेस वगैरह, तो ये आने का चांसेस थोड़ा कम है। बी कैटेगरी में बोलूंगा इसको। ए प्लस कैटेगरी में मेरा नेक्स्ट आएगा बिजनेस रिस्क, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस रिस्क, या तो आपको केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं। तो इसमें हम लोग ने पिरामिड बनाया था, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स था इसके अंदर? आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हजार्ड रिस्क, रेसिडुअल रिस्क, फिर टेक्नोलॉजी रिस्क, न्यू सेट ऑफ आईटी रिस्क एंड चैलेंजेस करके क्वेश्चन में वर्ड आएगा क्या? व्हाट आर द न्यू सेट्स ऑफ आईटी रिस्क एंड चैलेंजेस? सो टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर क्या क्या पॉइंट्स था आपका? डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, फिर वेंडर रिलेटेड रिस्क था, फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स ड्यू टू साइबर फ्रॉड था। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम लोगों ने वो टेक्निक के हिसाब से किया हुआ है। फिर ये आपके ए प्लस है। बाकी रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत इजी है। एक्सेप्ट द रिस्क, टॉलरेट द रिस्क, उसका भी मैंने आपको टेक्निक बताया, 100% 0% वाला। शेयर द रिस्क, तो वो आपका बी कैटेगरी आता है। बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई एंड मैनेज करते हैं क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, फिर एनहांस करते हैं रिस्क रिस्पांस डिसीजन, फिर प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पांस टू मल्टीपल रिस्क, उसके बाद मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस, सीज अपॉर्चुनिटीज, और फिर अलाइन द रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटेजी। तो वो भी टेक्निक आपको मालूम है। कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम आपका कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल या कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम। कितना कंटेंट सर? वही 4 से 5 वर्ड, बाकी आपको क्वांटिटी फिल करना है। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है एग्जाम में 2 बार आ चुका है, चांसेस कम है, मगर फिर भी इसको करके जाओ। बहुत इजी टेक्निक बताया मैंने आपको उसका। कौन सा? इंडिविजुअल लेवल पे ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। और उसके बाद अब्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू कोलूजन, और उसके बाद था आपका मैनिपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट, और कॉस्ट इज कंसिडर्ड लेस देन बेनिफिट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिस्क एंड कंट्रोल का। ये स्टूडेंट मास्टर रिलेटेड जो रिस्क होता है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड रिस्क, स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन रिस्क एंड कंट्रोल का काफी इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर रिलेटेड में अनऑथराइज चेंजेस टू द डेटा होता है, अनऑथराइज चेंजेस टू द डेटा इज नॉट इनपुट, चेंजेस डिले हो गया, तो ये वो सारी बातें इसमें आपको कॉमन चीज मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्फ़िगरेशन वाला रिस्क आएगा कि आपने अपने सिस्टम में से जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले गए उनका नाम आपने रिमूव नहीं किया, या तो आपका रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बराबर नहीं है, आपने जरूरत से ज्यादा एक्सेस एम्प्लॉयज को देके रखा, तो ये आपका रिस्क है। अच्छा, रिस्क क्या होता है? रिस्क इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द प्लान ऑब्जेक्टिव रिजल्टिंग इन अनऑथराइज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। फिर फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में एडवांटेजेस आने का चांसेस होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका कंपनीज एक्ट, तो सेक्शन 134 डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारा ईआईएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी, में उसको लेके उन्होंने बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? डायरेक्टर्स का है। और सेक्शन 143 में ऑडिटर आके चेक करेगा कि वेदर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रेजेंट है कि नहीं। प्रेजेंट अच्छी बात है, जैसे कोरोना का मास्क पहनना चाहिए तो वो प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो वो भी वो ऑडिटर चेक करता है, तो वेदर इट इज प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग। उसके बाद आपने जो है सेक्शंस किया, सेक्शन 43 में मैंने ऋतिक एंड ऐश्वर्या का एग्जांपल लिया था। तो एक्सेस डेटा और इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, वायरस के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं स्टूडेंट्स, बैकडोर होता है, रूट किट्स होता है। और फिर जो है ऋतिक जो है वो डैमेज करेगा कंप्यूटर्स को, डिसरप्ट करेगा, डिनाइल ऑफ सर्विस करेगा। और सेक्शन 65 में कंप्यूटर सोर्स कोड फ्रॉड होएगा, टैम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स कोड डॉक्यूमेंट। सेक्शन 43 की पनिशमेंट आपको सेक्शन 66 में मिलेगी, जिनको 5 लाख का पनिशमेंट होगा, लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट है वो मैक्सिमम 3 इयर्स होगा। फिर सेक्शन 66 बी, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स। सी, आइडेंटिटी थेफ्ट, धर्मेंद्र। फिर डी, इम्पर्सोनेशन। सेक्शन 66 ई, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो ये सबको जो है 66 बी, सी और डी को 2 2 लाख का फाइन था।
और ई को जो था, सॉरी, इनको 1 लाख का फाइन था और 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट था, और सेक्शन 66 ई में 2 लाख का फाइन था। तो ये आपको एमसीक्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस है, ओके ओके क्वेश्चन है, बी कैटेगरी है, वेब डिफेसमेंट और फिशिंग, वो सारे पॉइंट्स उसमें, तो वो आप कवर कर सकते हैं। सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी, पासवर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड हिस्ट्री, एमसीक्यू में आने का चांसेस है। और उसके बाद चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्टिंग का ही, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, मास्टर एंड नॉन मास्टर। मास्टर में चार टाइप्स था, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, स्टैट्यूटरी, पेरोल। फिर वाउचर का जो नंबर है उसके पेकुलरिटीज आपको पूछ सकते हैं कि वो यूनिक होना चाहिए, सेपरेट नंबर सीरीज होना चाहिए, और प्रेफिक्स सफिक्स होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टॉल एप्लीकेशन वर्सेस क्लाउड एप्लीकेशन। यस, यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन वर्सेस क्लाउड एप्लीकेशन, इसका हमने बहुत अच्छे से किया था कि भाई इंस्टॉलेशन करो, फिर एक्सेसिबिलिटी, फिर मेंटेनेंस, फिर डेटा स्टोरेज, डेटा सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से करना है। बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम आ चुका है एग्जाम में, मगर ओके है, ए कैटेगरी है, जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस कैटेगरी है। फिर पीपल इशू आपको एग्जाम में आ सकता है, रिस्क एंड कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू पीपल इशू, कि चेंज मैनेजमेंट हो गया, चेंज इन द रोल हो गया, विराट कोहली को बैटिंग करने बोला था लेकिन फिर रोहित शर्मा ने उसका रोल चेंज कर दिया, तो वो चेंज इन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, चेंज इन द रोल। फिर आपका ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय बराबर नहीं हुआ, टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिला, आउटसाइड जो एक्सपर्ट है, कंसल्टेंट है, दे आर नॉट अवेयर विद द इंटरनल फंक्शनिंग, तो ये सारे पीपल रिस्क इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक्नोलॉजी रिस्क भी एक बार आप करके जाना, ये थोड़ा न्यू सेट ऑफ आईटी रिस्क एंड चैलेंजेस जो चैप्टर 1 में था उससे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मैच करेगा। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इशू, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ये एमसीक्यू में आने का चांस है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक वर्ड याद रखना, रेस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस ओनली टू द ऑथराइज यूजर्स। दो टाइप का रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, मैंडेटरी, जैसे जूम पे जब आप लॉग इन करते हो तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। फिर टाइप्स ऑफ एक्सेस एमसीक्यू में आ सकता है, सीएवीपी, क्रिएट, ऑल्टर, व्यू, प्रिंट। फिर उसके बाद आपका आता है चेकलिस्ट फॉर ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम, इसको हमने बहुत अच्छे से किया था। चेकलिस्ट फॉर ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम में क्या आता है कि भाई यूजर रिलेटेड पॉइंट्स आएगा आप लोग को, कि क्या यूजर के रिक्वायरमेंट मेट हो रहे हैं कि नहीं, आर द यूजर्स हैप्पी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल फॉलो हो रहा है कि नहीं, मॉनिटरिंग ऑफ यूजर एक्टिविटीज। फिर प्रोसेस वाले पॉइंट्स थे, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैप एंड गैस प्रोसेस, ओनली द ऑथेंटिक एंड वैलिड ट्रांजेक्शंस, इज देयर ईआरपी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और कुछ रिपोर्ट वाला पॉइंट था, रिपोर्ट शुड बी एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स इन ईआरपी, ओके ओके है, ये मतलब ओके क्वेश्चन है, ए कैटेगरी है, मगर जो चेकलिस्ट फॉर ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम है वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लस। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपका फंक्शनल मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स मतलब पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसमें आप डेफिनेटली मटेरियल मैनेजमेंट करके जाओगे, उसका हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें परचेस ऑर्डर, आस्किंग फॉर कोटेशन, परचेस रिक्विजिशन, वो सब आता है। और सीआरएम मॉड्यूल आप करके जाओगे, जिसमें हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होता है कस्टमर रेवेन्यू में, उसका भी मैंने आपको टेक्निक बताया हुआ है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल और कंट्रोलिंग मॉड्यूल, कंट्रोलिंग मॉड्यूल में मेजोरिटी पॉइंट कॉस्टिंग वाला है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एमआईएस रिपोर्ट, मतलब स्ट्रक्चर स्टार करके, स्ट्रक्चर, टाइमली, एक्यूरेट, रेलिवेंट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थियरी पर्पस, ए प्लस। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन क्या क्या है, ए प्लस है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी, कंफर्मेटरी, फिर डेटा माइनिंग, ठीक है, मशीन लर्निंग, फिर बैंक और क्रेडिट कार्ड का विड्रॉवल एंड स्पेंडिंग पैटर्न, क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस, कितनी बार वेबसाइट पे क्लिक किया, वो वाला। बिजनेस इंटेलिजेंस, ओके ओके क्वेश्चन है, क्योंकि जुलाई 21 में ये आके गया है, तो आई वुड से इट इज एज बी कैटेगरी। पर बिजनेस इंटेलिजेंस का मीनिंग याद रखो, इट इज a technology driven process for analyzing the data and presenting the actionable information to the other end users। फिर XBRL, XBRL का फीचर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, XBRL टैगिंग भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से। फीचर्स क्या है, फीचर्स है टेस्टेबल बिजनेस रूल्स, क्लियर डेफिनेशन, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। टेस्टेबल बिजनेस रूल्स में कंटेंट क्या याद रखोगे, स्टॉप पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग सेंट और एक्सेप्टेड, हाईलाइटिंग द क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शंस। और आपका जो क्लियर डेफिनेशन है उसमें क्या आता है, टैक्सोनॉमी आता है। फिर मल्टीलिंगुअल सपोर्ट में ट्रांसलेशन ऑफ डेफिनेशंस कैन बी एडेड। स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट में
स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट कहाँ से मिलना चाहिए, वेंडर से मिलना चाहिए। और फिर व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ हैविंग सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस। कॉस्ट, एक्यूरेसी, टाइम, ईज, फीचर्स। स्टार्टिंग का दो मोर होता है, पहले अकाउंटिंग एंड टैक्स लिखेंगे, बाद में टैक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 3। सर इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस, फंक्शंस, ऑपरेशन, एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, नेटवर्क कैपेबिलिटी, लॉजिकल एक्सेस, सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रैम वर्सेस रोम, उसको तो छोड़ के ही मत जाना। रैम वर्सेस रोम, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट वगैरह का जो है काफी अच्छा टेक्निक किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज है, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इसमें डीबीएमएस में, यस, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस: डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी, यूजर फ्रेंडली, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क शायद आ सकता है, ए प्लस तो नहीं बोलूंगा मगर ए कैटेगरी। और यहाँ पे एक पॉइंट था, इश्यूज ने एड्रेस बाय नेटवर्क मॉडल, कौन कौन सा है? राउटिंग, बैंडविड्थ, तो ये आपको एमसीक्यू में आने का इंपॉर्टेंट चांस है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, ये तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल और मीनिंग आप रीड करके जा सकते हो। और अदर लॉजिकल एक्सेस में दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, जिसमें अपन ने वो किया था पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विस, सेग्रीगेशन ऑफ पाथ, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है, स्पेसिफाइड पाथ, और फिर फायरवॉल, एनक्रिप्शन, कॉल बैक डिवाइस, वो वाला। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, जिसमें कि पासवर्ड्स ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर आता है, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस टोकन, वो वाला, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैनेजरियल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या करना चाहिए? एसडीएमसी, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, चैप्टर 3 पार्ट 2 में उसका आंसर अलग है और पार्ट 3 में आंसर अलग है। पार्ट 3 में था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, तो वो था आपका सीपीजी, कॉन्करेंट ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, जनरल ऑडिट। तो इसमें सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल पे आप फोकस करना। और इसके अलावा ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट, ओके ओके, बी कैटेगरी है। एप्लीकेशन कंट्रोल में आप फोकस करेंगे बाउंड्री कंट्रोल पे, कम्युनिकेशन कंट्रोल, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके बाद आपका ऑडिट ट्रेल, और जो टूल्स थे, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट टूल है, आईटीएफ टूल है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, तो वो सारे टूल्स आपको अच्छे से करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएएस ऑडिटिंग भी ए प्लस कैटेगरी है। एसेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इफेक्टिवनेस, सिस्टम एफिशिएंसी। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ट्रेल भी ए प्लस कैटेगरी है। आइडेंटिफाइंग द objective, sorry, detecting unauthorized access, reconstructing the events, personal accountability, important question. Internet point of presence, another A plus category question. Examples of segregation of duty, ठीक है, तो ये स्प्लिट कस्टडी ऑफ हाई वैल्यू एसेट, ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन, वर्क फ्लो, पीरियोडिक रिव्यू, तो ये भी काफी ए प्लस क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे ए कैटेगरी है, तो वो आप प्लीज फॉलो करना। उसके बाद आपका चैप्टर 4 पार्ट 1 में हाईली चांस कौन से क्वेश्चंस का है? एक तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस का चांसेस है एग्जाम में आने का। वेरियस ई मार्केट का आपने चार्ट बनाया है, ई मॉल, ई शॉप्स वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 टियर, 3 टियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टियर का क्या काम होता है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। प्रेजेंटेशन ऑक्यूपाई करता है टॉप लेवल, बराबर है, और वो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन टियर का नाम, दूसरा नाम क्या है? लॉजिक टियर, मिडल टियर, इट कंट्रोल्स द एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। डेटाबेस टियर हाउसेस द डेटाबेस सर्वर। तो ये तीनों टियर एमसीक्यू में भी और थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका एडवांटेजेस भी आप अच्छे से करके जाना। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्पेशली 3 टियर का सेपरेशन होता है उसके अंदर, सेपरेशन ऑफ एप्लीकेशन लॉजिक विद द डेटाबेस, और लोड बैलेंसिंग होता है, चेंज मैनेजमेंट होता है, ये उसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, करंट टूल्स आर रिलेटिवली इमेच्योर एंड मेंटेनेंस टूल्स आर करंटली इनएडुकेट, ठीक है। फिर इसके अलावा रिस्क एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स, अनदर ए प्लस कैटेगरी क्वेश्चन। इसमें हमने देखा था प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, ठीक है, डेटा लॉस, डिनायल ऑफ सर्विस, और उसकी वजह से लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ई बिजनेस एनवायरमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर ऑल द पर्संस। कौन से पर्संस? पर्संस कौन से होगा? गवर्नमेंट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट के अलावा कौन होगा? आपके टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, और आपका पेमेंट गेटवे, फिर यूजर्स,
फिर सेलर मर्चेंट्स, तो वो सब पे कंट्रोल आपको रखना है, तो ये भी A+ है। न्यू मेथड्स आप करके जाना, उसमें क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम लोग एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो वो स्पेशली MCQ के लिए आ सकता है। बाकी न्यू मेथड्स का क्या क्या था, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, फिर मोबाइल वॉलेट, फिर आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये आपका न्यू मेथड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा A+, तो इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। पार्ट 2 का आपको सबसे पहले 10 के 10 क्वेश्चंस का मीनिंग कर लेना है, और उसके अलावा किसका आने का चांस है। देखो, आ तो पिछली बार ग्रिड कंप्यूटिंग आया था, मतलब 1-2 अटेम्प्ट पहले, फिर क्लाउड भी आके गया। तो इसमें कैसा है, जैसे मैं आपको जस्ट मार्किंग कर देता हूँ, मीनिंग और एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाई चांस है आने का। वेब 3.0 का जो मीनिंग है थियरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स जो है वेब सर्विस वाला, ठीक है, और सिमेंटिक वेब वाला, वो MCQ में आने का चांस है। और यहाँ पे रिस्क ऑफ IoT टू द मैन्युफैक्चरर, अच्छा खासा 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। BYOD थ्रेड्स मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन उसका BYOD थ्रेड्स था डिवाइस रिस्क एप्लीकेशन नेटवर्क और इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट इज फाइन। ग्रीन आईटी का सिक्योरिटी और ग्रीन आईटी का बेस्ट प्रैक्टिस, ये काफी इंपॉर्टेंट A+ कैटेगरी क्वेश्चन है, ये आपको करना चाहिए। और बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्लाउड आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आने का हाई चांस है, एक आधा थियरी क्वेश्चन, थियरिटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आप अच्छे से करके जाओ, ऑन डिमांड वाला, ऑन डिमांड, पेपर यूज, मल्टी टेनेंसी, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, तो आपको अच्छे से करना है। पर्टिनेंट इश्यूज भी आपको आ सकता है। और ग्रिड कंप्यूटिंग ओके ओके बी कैटेगरी है, और ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअलाइजेशन, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन ऑफ द डिवाइस वाला। ठीक है, एप्लीकेशन एरियाज भी, और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर में क्या होता है स्टूडेंट्स, वी कंसोलिडेट द स्मॉल सर्वर्स इनटू वन लार्ज सर्वर। ठीक है, और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, वी कंबाइन द रिसोर्स एंड स्प्लिट द बैंडविड्थ इनटू मल्टीपल चैनल। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, एपेरेंट पूलिंग ऑफ डेटा होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आएगा। और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्वर यूज्ड इन द CBS, डेटाबेस, ATM चैनल, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। ओके, फिर उसके अलावा वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, तो ये सबसे पहले यही करना चाहिए। की एस्पेक्ट्स इनबिल्ट इनटू आर्किटेक्चर ऑफ CBS, बहुत जमाने पहले आया था, नवंबर 18 में, वापस आ सकता है। क्या था इसका, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कस्टमर सेंट्रिक, इंफॉर्मेशन फ्लो, ठीक है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, तो A+ कैटेगरी है। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल, IT कंट्रोल, वेरी वेरी हाई चांस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम। इंटरनल कंट्रोल में क्या था, जॉब ऑफ वन सुपरवाइज, वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय सुपरवाइज बाय द अनदर, जॉब रोटेशन, powers of administrative powers are fixed, branch manager must send periodic confirmation to the controlling authority, और all the books must be periodically balanced। ये आपका इंटरनल कंट्रोल था। IT कंट्रोल में क्या होता है कि सिस्टम वाले पॉइंट्स था, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो सिस्टम मस्ट मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल लॉग इन एंड लॉग आउट। जब आपका बैलेंस लीन अमाउंट से कम हो जाता है, तो सिस्टम शुड फ्लैश ए मैसेज। एक्सेस सिर्फ रोल बेस्ड एक्सेस होना चाहिए ऑफ द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी, स्पेसिफाइड फाइल्स, और एक्सेस सिर्फ होना चाहिए ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड आवर्स एंड स्टिपुलेटेड डेज। तो वो आपको IT कंट्रोल वाले पॉइंट्स का, जो मैंने टेक्निक बताया उसके हिसाब से करना है। और फिर उसके बाद आ जाता है कासा क्रेडिट कार्ड। कासा क्रेडिट कार्ड का रिस्क एंड कंट्रोल करके जाओ, क्रेडिट लाइन सेटअप इज अनऑथराइज्ड, ऐसा पॉइंट है। फिर आपका द कस्टमर मास्टर डेटा इज नॉट इन टर्म्स विद द प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट। फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन बराबर नहीं है, अकाउंटिंग एंट्रीज बराबर नहीं है, अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, तो वो दोनों का जो रिस्क एंड कंट्रोल है सिमिलर है। मॉर्गेज का क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मॉर्गेज वाला है, मगर वो बी कैटेगरी है, तो दैट इज फाइन। होम लोन, टॉप अप लोन, लोन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। और इसका जरा प्रोसेस फ्लो आप देख के जाना, आपने उसका प्रोसेस फ्लो के डायग्राम्स बनाए। लोन एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस के अंदर आपको एक क्वेश्चन था, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, वो आपको MCQ में आने का चांसेस है। इसके अलावा जो है, जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, इन द मनी लॉन्ड्रिंग वी कंसील, कंसील वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। वी कंसील द ट्रू ओनरशिप ऑफ द प्रोसीड्स, okay, and the proceeds of the crime, and we try to project the property or the money as a clean money, untainted property. Placement में movement of proceeds from the scene of crime to a place which is less suspicious and more convenient for the criminal. Layering में separation of proceeds होता है, और फिर integration, इंटीग्रेशन में एग्जाम्पल क्या था,
फॉल्स इनवॉइस फॉर द गुड्स एक्सपोर्टेड, डोमेस्टिक लोन अगेंस्ट फॉरेन डिपॉजिट्स, तो ये सब वर्ड्स आपको यूज करना है। और आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। हाँ, सेक्शंस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शंस आपको एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेक्शन 3 में एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग अगर किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन हमने अभी सुना, अगर वो ऑफेंस किया है तो पनिशमेंट मिलेगा। फिर रिपोर्टिंग एंटिटी, जो गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं, वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई रिपोर्टिंग एंटिटी जिस जिस भी कंपनी पर डाउट है, दे शुड मेंटेन द रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 12। और सेक्शन 13 में दे कैन इम्पोज द फाइन, गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स कैन इम्पोज द फाइन। सेक्शन 63 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया कि भाई पर्टिकुलर इंसान मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो उसके ऊपर भी पनिशमेंट आएगा। और सेक्शन 70 ऑफेंसेस बाय द कंपनी, कंपनी ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है तो कंपनी को तो जेल में नहीं डाल सकते, मगर जो ऑफिसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, जब वो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, अगर वो एम्प्लॉय मतलब जो जॉब कर रहे थे, तो उनको उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट जो है पनिशमेंट के सेक्शंस उन पे अप्लाई होएगा। मगर एक प्रोवाइजो है कि अगर उन्होंने ये शो किया कि भाई उन्होंने रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो किया था, तो फिर उनके ऊपर जो है सेक्शन 70 एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी ये सारे सेक्शंस तो आप लोगों ने चैप्टर 1 के साथ देखा। तो ये आपका ईआईएस का जस्ट मैंने गो थ्रू कराया 15-20 मिनट में, तो आपको कोई डरने का जरूरत नहीं, आपकी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। और और रही बात एसएम की, तो एसएम का भी आप समरी चार्ट के साथ अच्छे से पढ़ाई करो। आपको एक एक चीज अच्छे से हमने बताया कि आपको कैसे पढ़ना है। और चैप्टर 2 पहले छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो, और उसके बाद आप जो है स्पेशल अटेंशन देना चैप्टर 7, चैप्टर 8 पे। सर चैप्टर 8 में क्या इंपॉर्टेंट है या चैप्टर 7 में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो चैप्टर 8 जो है 5 इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रैटेजिक चेंज, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, स्ट्रैटेजी ऑडिट, तो सबके बारे में एक एक दो दो क्वेश्चन ही है, तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 1 आवर में आपका आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एसएम का मैं बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करता, अदरवाइज ये वीडियो मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको दो तीन चीज ध्यान रखो, मीनिंग, हेड पॉइंट्स और कंटेंट के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है अच्छे से आप प्रैक्टिस करो उनकी। ठीक है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज 4 से 5 घंटे यूज करो, 5 to 6 आवर्स का स्लीप लो। और एग्जाम के टाइम पे स्टार्टिंग के 15 मिनट में प्लानिंग कर लो। फर्स्ट आवर में जो है आप जो भी इजी टॉपिक्स है उससे आप पढ़ाई चालू करो, लिखना एग्जाम, और सेकेंड आवर में एमसीक्यू आप सॉल्व करो। और बाकी ऑल द बेस्ट, अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज फोन कॉल करना। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर स्टूडेंट, सी यू सून, बाय बाय।